नमस्कार बच्चों, अगर आप क्लास 9th में पढ़ते हैं, अगर आपका पेपर होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान की चारों किताबों का निचोड़ लेकर आए हैं। यानी इस वीडियो को देखने के बाद क्या आपके जो 20 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। यानी आपको करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन आपके 20 आते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे 20 के 20 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्किप ना करना। वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर करना, ठीक है। अगर पसंद आए तो लाइक दोस्तों जरूर करना बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो को बनाने बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। और स्पेशल चारों किताबों को इसलिए लेकर मैं आया हूँ आपके लिए, ठीक है, इसीलिए कि आपके 20 नंबर कहीं जाए नहीं, ठीक है। तो चलिए समय को ना गवाते हुए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि क्लास 9th के बाद आप 10th में जाएंगे तो आपके 10th क्लास का मटेरियल आपको हमारे चैनल पर करवाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जा रहा है, ये आपके इतिहास चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहले चैप्टर से कि फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था। तो प्यारे बच्चों, आपने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में अगर पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत जल्दी पता हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का जो राजा था या सम्राट कह सकते हैं, तो ये लुई 16वां था, ठीक है। यानी ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि 10 सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो प्यारे बच्चों, जो जिस चैप्टर को आपने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि 10 सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक जो किसने लिखा था, रूसो ने लिखा था, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वीडियो थोड़ी सी फास्ट होगी क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे इसमें है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि लुई 16वां किस राजवंश का था। तो लुई 16वां किस राजवंश का था, ये बुर्बो राजवंश का था। बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन आता होगा, उन्हें लगता है कि सर इजी क्वेश्चन करा रहे हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन ये आ रहा है तो आपकी एक तरफ से रिवीजन हो जा रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कि फ्रांस में 1794 तक जो चलने वाली मुद्रा थी उसका नाम क्या है, ठीक है। यानी कि जो फ्रांस में 1794 तक जो चलने वाली मुद्रा था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था लिब्रे थे। या ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में अगर ये सारे क्वेश्चन आएंगे प्यारे बच्चों तो बड़े प्यार से आराम से पढ़ना, क्वेश्चन को गलत करके ना आना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 5 आपका यहाँ से पूछा जा रहा है कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना, ठीक है। तो नेपोलियन फ्रांस का जो सम्राट बना था वो 1804 ईस्वी में बना था, तो ये आपको मालूम होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इसको आप जान लेते हैं टाइल और टाइद के बारे में, क्योंकि इन दोनों में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। टाइल और टाइद क्या है, इन दोनों के बारे में आप जान लेते हैं, क्वेश्चन पूछ जाएगा। देखो टाइद क्या होता है बच्चों, टाइद जो होता है ये चर्च के द्वारा लगाया गया टैक्स होता है, ठीक है। टाइद यानी कि चर्च के द्वारा लगाया गया टैक्स होता है, इसे क्या है, चर्च के द्वारा टैक्स लगाया जाता है। और जो टाइल होता है, ये टाइल क्या है कि सरकार के द्वारा लगाया जाता है टैक्स, ठीक है। ये जो है सरकार के द्वारा लगाया जाता है टैक्स, इसको भी आप जानेंगे, ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन को आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है, ठीक है। यानी कि चर्च के द्वारा जो लगाया जाने वाला टैक्स या कर है उसे टाइद कहते हैं, सरकार के द्वारा जो लगाया जाने वाला कर या टैक्स है उसे टाइल कहते हैं, ठीक है। चलिए, और आप सभी को पता था कि जो फ्रांस का समाज था वो 3 आपके स्टेट में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट, द्वितीय, तृतीय, ठीक है। प्रथम में आपके चर्च आते थे, द्वितीय में आपके कुलीन आते थे, तृतीय में बाकी मजदूर व्यापारी वर्ग सारे आते थे, ठीक है। आप प्रथम जो 2 वर्ग थे, ठीक है, प्रथम वर्ग यानी प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट जो थे, इनको क्या है, सभी प्रकार के जन्म से विशेषाधिकार दिया गया था, ठीक है। यानी जो तीसरा स्टेट था उनको सभी प्रकार के टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। तो ये भी आप जानते रहे, हो सकता है क्वेश्चन कहीं से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से पूछा जा रहा है कि वाटरलू का युद्ध नेपोलियन ने कब लड़ा था, यानी 1815 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नेपोलियन जो कहाँ का था, फ्रांस का था। बाकी जो कई देशों के ने मिलकर क्या इसे नेपोलियन को हराया था वाटरलू के युद्ध में 1815 में हुआ था, ठीक है। जो फ्रांस का राष्ट्रगान था उसका नाम क्या था, मार्सिले था, ठीक है। अब फ्रांस का जो राष्ट्रगान लिखा किसने था, कवि रॉजर दी लाइल लिखा था, ठीक है। तो ये भी आप जानते चलें, ठीक है। आगे देखते हैं कि फ्रांसीसी उपनिवेश से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया था, ये भी आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, ठीक है। जैकोबिन क्लब का जो प्रमुख नेता कौन था, रोबेस्पियर था, ठीक है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं यहाँ पर कि किस स्टेट को 18वीं सदी में फ्रांस में सभी कर चुकाने पड़ते थे। तो ये तृतीय स्टेट था, अभी मैंने बताया था कि जो तृतीय स्टेट था इसको सभी प्रकार के टैक्स चुकाने पड़ते थे, ठीक है। अब यहाँ पर कि स्टेट जनरल क्या है, ठीक है, यानी कि स्टेट जनरल क्या था। तो यह क्या था, ये यहाँ पर दे रखा है कि फ्रांसीसी सम्राट को सुझाव देने वाली एक प्रतिनिधि सभा थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 13 में कहा जा रहा है कि फ्रांस गणतंत्र कब बना था। ये 21 सितंबर 1792 में हुआ था। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये भी आप जानते चले बच्चों, क्वेश्चन कहीं से पूछा जाए आपको कर क्या आना है।
प्यारे बच्चों, मुझे आप पे विश्वास है कि आप अच्छा करके आओगे, आपके 20 नंबर पूरे पक्के करके आओगे। ठीक है, बस आप वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, क्योंकि मेहनत में जब आपके लिए कर रहा हूं तो आप हमारे लिए भी करें। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, उम्मीद करता हूं पेपर अच्छा जाएगा। बच्चों आप टेंशन मत लेना, एग्जाम हॉल में आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को अच्छे से करके आना है। क्वेश्चन आपको आए या ना आए, लेकिन सारे क्वेश्चन को करके आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को करके आएंगे तो कोई भी बच्चा फेल नहीं होने वाला। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको बना के लिखेंगे, लेकिन लिख कर जरूर आएंगे। क्वेश्चन अगला है कि 14 जुलाई 1789 को किस किले को तोड़कर राजनीतिक कैदी को भीड़ ने क्या है रिहा कर लिया? तो वो था बास्तिल का किला। ठीक है, ये भी आप जानेंगे, बास्तिल का किला। आगे देखते हैं कि डिक्टेटरी शासन व्यवस्था का अंत किसने किया था? इसने नेपोलियन ने किया था, ये भी आप जानेंगे। ठीक है, उपज का 10वां भाग जो चर्च के द्वारा कर के रूप में लिया जाता था उसको क्या कहते थे? उसको टाइद कहते थे। ठीक है, टाइद। चलिए, अभी हमने आपको बताया था किस पुस्तक में सरकार की शक्तियों के बंटवारे का प्रस्ताव पेश किया गया था? तो वह द स्पिरिट ऑफ लॉ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं यहाँ पर कि टाइल किस प्रकार का कर था? तो टाइल सरकार के द्वारा लिया जाने वाला क्या है? प्रत्यक्ष था। ठीक है, टाइल क्या था? सरकार के द्वारा लिया जाने वाला प्रत्यक्ष कर था, यानी कि डायरेक्ट कर था। ठीक है, अगली जो पुस्तक यहाँ पर है टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, ये नामक पुस्तक किसने लिखा था? ये जॉन लॉक ने लिखा था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। किस पुस्तक में एक व्यक्ति एक मत का विचार प्रस्तुत किया गया था? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में किया गया था, ये रोस्टक की पुस्तक थी। ठीक है, अब आपको हो सकता है कभी कोई पिक्चर वाला क्वेश्चन पूछ ले कि वैसे पूछेगा नहीं। अगर ऐसे आपको चित्र पूछे कि ये चित्र किसका प्रतीक है, तो ये कानून का मानवीय रूप का प्रतीक है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम अगले चैप्टर में चलते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि साम्यवादी विचार के संस्थापक कौन थे? साम्यवादी विचार के संस्थापक कार्ल मार्क्स थे, इन्हें समाजवाद का जनक भी कहा जाता था। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कि रूस में आर्थिक नीति को किसने शुरू किया? तो रूस में जो आर्थिक नीति को शुरू करने वाले थे लेनिन थे। ठीक है, चलिए आगे भी चलिए। क्वेश्चन 3 है कि खूनी रविवार का संबंध रूस की किस क्रांति से है? तो खूनी रविवार का जो संबंध है 1905 की क्रांति से है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि रूस के शासक को क्या कहते थे? तो रूस के जो शासक को कहते थे जार। ठीक है ना, इसको भी जानते चलें। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है कि 1915 की रूस की क्रांति का आरंभ किस शहर से हुआ था? तो ये पेट्रोग्राद से हुआ था, तो ये भी आप जानेंगे। ठीक है, आप रिवीजन करते चले बच्चों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि रूसी इतिहास में रिक्त स्थान, यानी कि रूसी इतिहास में 22 फरवरी की तिथि को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि रूस की संसद का नाम क्या था? रूस की संसद का नाम ड्यूमा था, ये भी आप जानेंगे। तो रूस के शासक जार निकोलस यानी रूस के शासक जार निकोलस ने क्या 2 मार्च 1917 को त्याग पत्र देना पड़ा इन्हें। ठीक है, और एक चीज क्वेश्चन में पूछता कि रूस में सामूहिक खेतों को, जो रूस है ना, रूस के जो सामूहिक जो खेत होते थे उनको क्या कहते थे? तो रूस के जो सामूहिक खेत होते उसके कोल खोज कहते थे। ठीक है, यानी कि सभी लोग क्या है अपने खेतों को एक मिलाकर खेती करते थे, इसके बाद बांटते थे। ठीक है, तो ये स्टालिन का सामूहिकरण का सिद्धांत था। ठीक है, इसको भी जानेंगे आप। और आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि रूस में संपन्न किसानों को क्या कहते थे? रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहते थे। ठीक है, मनसेविकों के नेता कौन थे? कैरेस्की थे। अप्रैल थीसिस किसने दिया? लेनिन दिया था। तो आपको ये जरूर पढ़ के जाएंगे कि अप्रैल थीसिस क्या थी। इसके लेनिन की 3 मांगे थी, उसको भी पढ़ के जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि सामूहिकीकरण का कार्यक्रम किसने प्रस्तुत किया? तो अभी हमने बताया था स्टालिन ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि रूस में राजशाही का अंत किस क्रांति से हुआ? ठीक है, तो रूस में राजशाही का जो अंत है किस क्रांति से हुआ था? तो ये जो हुआ था आपका हुआ था कि फरवरी क्रांति 1917 में। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन है कि रूसी गृह युद्ध में बोल्शेविकों के समर्थक को किस नाम से बुलाते थे? तो रेड्स के नाम से बुलाते थे। ठीक है, चलते हैं। अगर क्वेश्चन में इस तरह का चित्र आपको दिखाया जाए, फिर पूछा जाए किसका चित्र है, तो ये जार निकोलस का चित्र था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों कि निम्न में से कौन सा देश धुरी शक्ति का समूह देश है? ठीक है, यानी कि देखो जब विश्व युद्ध हुआ था तब पूरा जो विश्व है 2 ग्रुप में बटा था। धुरी शक्ति यानी कि केंद्रीय शक्तियाँ, एक दूसरा मित्र राष्ट्र। ठीक है, तो इसमें से आपसे पूछा है कि धुरी शक्ति कौन सा था? तो ये आपका जर्मनी था। ठीक है, बाकी आपके क्या है? फ्रांस,
इंग्लैंड, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको इसमें क्या है डी करना, बी करना है जर्मनी। देखिए अगर जर्मनी ना होकर अगर इटली हो तो इटली को भी सही कर देना है, क्योंकि देखिए जो धुरी देश का अगर जो देश था उसमें इटली भी था बच्चों, ठीक है। तो इसलिए अगर इटली भी अगर साथ में रहेगा तो इटली भी कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इटली क्या है द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ में था धुरी शक्ति में, ठीक है। तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपसे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं आपको यहाँ पर कि ब्रिटेन विश्व युद्ध का अंत किस संधि के द्वारा हुआ, ठीक है। ब्रिटेन विश्व युद्ध का अंत किस संधि के द्वारा हुआ था, तो आपको ये बताना। तो ये हुआ था जो आपके किसके, तो ये वर्साई की संधि के द्वारा हुआ था, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि हिटलर का जन्म कहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो हिटलर का जो जन्म है ये ऑस्ट्रिया में हुआ था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये जो सारे के सारे जो क्वेश्चन है ये आपकी सपोर्टिंग मटेरियल का ही है, ठीक है। यानी कि सपोर्टिंग मटेरियल में जितने भी सारे चैप्टर हैं आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, यानी कि जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है 1 नंबर वाले, सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में कौन सी सरकार बनी थी, तो जर्मनी में वाइमर गणराज्य की सरकार बनी थी, ठीक है। ऑप्शन यानी ए करेक्ट हो जाएगा, वाइमर गणराज्य ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए चलते हैं, और हाँ वीडियो को लाइक कर दो बच्चों, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी, तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत ऑप्शन ए 1929 में हुई थी। कितने में, 1929 में हुई थी बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, 1929 में। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो लिखावट है थोड़ा सा हल्का हो गया है, लेकिन देखेंगे जर्मनी की संसद का क्या नाम था। जर्मनी की संसद का नाम राइक्सटैग था, ठीक है, क्या था, राइक्सटैग था, ठीक है। इसको देखेंगे आप। 7 क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने क्या किया था, जापान पर परमाणु बम गिराया था, आपने पढ़ा था इसको। 8वां क्वेश्चन है कि हिटलर की गुप्तचर जो पुलिस का नाम था गेस्तापो था, ठीक है। हिटलर की जो गुप्तचर पुलिस थी उसका नाम था गेस्तापो था। चलिए हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था, ये 30 जनवरी 1933 को हिटलर क्या जर्मनी का चांसलर बना था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध क्या 1939 से 1945 तक चला था, और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था, ठीक है। अब ये युंग फोंग क्या था, तो युंग फोंग जो था ये क्या था, ठीक है, युंग फोंग क्या था, तो 10 से 14 वर्ष के जो बच्चों का एक नाज़ी युवा संगठन होता है ना, ये था, ठीक है। यानी कि 10 से 14 वर्ष के बच्चों का जो नाज़ी युवा संगठन होता है उसको युंग फोंग कहते हैं, ठीक है, फोंग कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब सर्वहाराकरण किसे कहते हैं, इसको भी आप देखेंगे, ठीक है। सर्वहाराकरण किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ पर देखेंगे कि सर्वहाराकरण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर दे रखा कि समाज के जो मध्यम वर्ग का गरीब होता है, ठीक है, यानी कि समाज के मध्यम वर्ग का गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुँच जाना, यानी कि जो मध्यम वर्ग के लोग होते थे वो गरीब होते होते मजदूर के बराबर, यानी कि जैसे मजदूर की जैसी स्थिति होती है, जो इसी प्रकार से मध्यम वर्ग के लोग भी क्या है गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुँच जाते हैं, जिसको हम कहते हैं सर्वहाराकरण कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मित्र राष्ट्र के किसी एक देश का नाम लिखिए, तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, ये सारे क्या मित्र राष्ट्र के ग्रुप में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि नवंबर के अपराधी किसे कहते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार पूछता है कि नवंबर के अपराधी किन्हें कहते हैं। तो जो वाइमर यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो सरकार बनी थी जिसको वाइमर गणराज्य कहते हैं, तो जो वाइमर गणराज्य के जो हिमायती लोग थे उनको क्या है नवंबर के अपराधी कहते थे, ठीक है। क्वेश्चन 15 है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के किस प्रदेश पर अधिकार कर लिया था, तो वो राइनलैंड था, ठीक है। यानी कि जर्मनी का एक जो क्षेत्र था राइनलैंड, इस पर क्या किया था मित्र राष्ट्रों ने कब्जा कर लिया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर है कि आपसे क्या गलत मिलान का पहचान करना है, गलत मिलान का पहचान आपको करना है। तो यहाँ पर क्या था कि जो जर्मनी था ये धुरी शक्ति था, सत्य है। ब्रिटेन मित्र शक्ति में था, इटली भी धुरी शक्ति में था, और जो गलत आपका इसमें क्या है ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो ऑप्शन ये 4th सही हो जाएगा,
क्योंकि जो ऑस्ट्रिया था ना ये भी आपके क्या है धुरी शक्ति में शामिल था, लेकिन यहाँ पर मित्र शक्ति दिया है, इसलिए ऑप्शन ये 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गलत पहचान करना था आपको। तो अब यहाँ पर हम अगले चैप्टर में चलते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि भारत के प्रथम वन महानिदेशक कौन था। तो डायटिज ब्रेंडिस थे, ये आपके मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कि भारत के प्रथम वन महानिदेशक डायटिज ब्रेंडिस थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी। तो ये 1864 में की गई थी, इसको भी आप जानेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है कि इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई थी। देहरादून में 1906 में की गई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1906 में ये की गई थी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने 400 बाघों का शिकार किया था। तो जॉर्ज यूले ने किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस वन कानून के द्वारा वनों को आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण आरक्षित सुरक्षित ग्रामीण में बांटा गया था। तो ये आपके 1878 में बांटा गया था। ठीक है, ये भी जानेंगे आप। चलिए ये क्वेश्चन देखिए कि इंद्रावती जो है, इंद्रावती नदी बस्तर में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, यानी आपको फिल करना था कि कौन सी नदी है बस्तर में, यानी बस्तर से गुजरती है तो इंद्रावती नदी, ये भी आप जानेंगे। ठीक है, ये आपके सैंपल पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, बस्तर विद्रोह के नेता कौन थे। ये गुंडाधर थे, ये भी आपको पता होना चाहिए बच्चों। अगला है कि सुरोतिको सामीन ने जावा में क्या है डचों के खिलाफ विद्रोह किया था, यहाँ पर फिल करना था। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में हुआ था, मैंने अभी आपको बताया ऊपर। श्रीलंका में घुमंतु कृषि को चेना कहते हैं, ये भी यहाँ पर है, मैंने इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बना रखा है। ठीक है, चलिए वनोन्मूलन किसे कहते हैं। वनोन्मूलन का मतलब होता है कि वनों का विनाश, यानी कि पेड़ों को काटना। अब वैज्ञानिक वानिकी क्या होता है कि जैसे कि जो प्राकृतिक पेड़ पौधे होते हैं ना, उन सारे पेड़ों को क्या है एक सीधे में कतार में अगर लगा दिया जाता है ज़्यादा मात्रा में, तो उसे वैज्ञानिक वानिकी कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर देखेंगे कि रायका समुदाय के लोग कहाँ रहते थे। रायका समुदाय के लोग रहते थे राजस्थान में, यानी कि कुछ ये जो चरवाहे होते थे इनका जो समूह है कि किस क्षेत्र में किस समूह को हम क्या कहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो राजस्थान में जो रहने वाले लोग हैं उनको कहते थे, राजस्थान में जो रहते थे उसको रायका बोलते हैं। महाराष्ट्र में जो चरवाहा समूह होता है उसको धंगर बोलते हैं। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जो चरवाहा समूह उसको गोला बोलते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में जो चरवाहा समूह होते हैं उसे बंजारा बोलते हैं। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में जो चरवाहा समूह उसको गद्दी बोलते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर में जो चरवाहा समूह उसको गुज्जर बकरवाल बोलते हैं। गढ़वाल और कुमाऊं में जो चरवाहा समूह रहते हैं उसको गुज्जर बोलते हैं। ठीक है, तो इतना भी आप जानते चलें कि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों, आपको एग्जाम में 1 नंबर वाले क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में किस जगह ऊँट मेला लगता है। तो ये आपको पता है पुष्कर में लगता है। ठीक है ना, चलिए अब इनमें से कौन रबी की फसल है आपको पता होना चाहिए। तो जो रबी की फसल है बच्चों ये आपके क्या है गेहूँ है। ठीक है, बाकी चावल है, गन्ना है, मक्का है, ये आपकी खरीफ की फसल है। बहुत अच्छा, और हाँ वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लो, क्योंकि क्लास 10th के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को यानी कि चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो बना रखा है जो आपके एग्जाम में बहुत ही आपके हेल्पफुल होगा, क्योंकि 10th में बोर्ड होता है आपको मालूम है। चलिए क्वेश्चन 4 यहाँ पर है कि ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान को क्या कहते हैं। अब देखिए ऊंचे पहाड़ों पर जो घास के मैदान होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बुग्याल, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 5 है यहाँ पर है कि कीनिया का एक घुमंतू चरवाहा समूह है। तो कीनिया का एक घुमंतू चरवाहा समूह उसको क्या कहते हैं, तो वो मसाई है। ठीक है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे कि रबी की फसल क्या है ग्रीष्म ऋतु में पहले काटी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है गुज्जर बकरवाल क्या है कहाँ की है चरवाहा समूह, तो जम्मू कश्मीर की है। ठीक है, क्वेश्चन 8 है कि घुमंतू चरवाहा समुदाय एक स्थान से दूसरा स्थान क्यों जाते थे, कोई एक कार्ड लिखना है। तो ये पशुओं को चारे की खोज में जाते थे। ठीक है, अगला है कि मसाई समाज में 2 सामाजिक समूह थे। ठीक है, एक वरिष्ठ जन दूसरा योद्धा थे। ठीक है, ये भी दोनों आपको पता होना चाहिए। अगला है कि आपराधिक जनजाति अधिनियम कब पारित किया गया था, 1871 में किया गया था बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे फिर पूछा जाएगा आपसे कि घुमंतू चरवाहा किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये जो घुमंतू चरवाहा होते हैं उसे किसे कहते हैं, तो जैसे कि बहुत सारे जो समूह होते हैं अपने परिवार को चलाने के लिए बहुत सारे पशुओं को क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, इनको क्या घुमंतू चरवाहा कहते थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने इतिहास के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। तब आप भूगोल पे चलते हैं, जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, वहाँ पर आपसे पूछा क्या गया था कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है कि निम्न में से कौन सा अक्षांश वृत्त भारत को 2 बराबर भागों में विभक्त करता है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसका नाम है कर्क रेखा। देखिए ये भी क्वेश्चन क्या आपके मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, इसे भी जानेंगे। वहाँ पर पूछा गया था निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो वहाँ पर दिया था कि मकर रेखा भारत के बीच से गुजरती है, तो ये गलत था। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि जो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, चलिए चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 97.25 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली संधि क्या है। उसका नाम पाक जल संधि। देखिए ये भी मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। ठीक है बच्चों, इसको भी पढ़ेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर कि तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा। तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, 97.25। ठीक है, मिनट। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था आपसे कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो संधि है पाक जल संधि, ये मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। क्वेश्चन 4 है कि कवरत्ती जाने के लिए आप कहाँ पर जाएंगे। तो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में आएंगे। ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से है? 1 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक आपका। ठीक है, ये अक्षांशीय विस्तार है। अब भारत के जो स्थल का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8। ठीक है, यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कितना स्थान है। तो ये 7वां स्थान है। इसके भी आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन 8वां कह रहा है कि निम्न में से भारत को मानक एवं उत्तर देशांतर रेखा कौन सी है। तो ये 82.5 पूर्वी देशांतर है। ये भी देखेंगे, 82.5 पूर्वी देशांतर आपको करना है। ठीक है, अगर पूछेगा ये गुजरती कहाँ से है, तो आपके चाहे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद दे दे या नैनी दे दे या प्रयाग दे दे या मिर्जापुर दे दे, कोई भी दे दे, आपको कर देना। ठीक है, सब एक ही है। क्वेश्चन 9 पूछ रहा है इसमें कि विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल कितने प्रतिशत भारत के पास है। तो ये 2.4 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत की स्थल सीमा रेखा कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। ये भी क्या है, मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है बच्चों, आप देख रहे हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके सपोर्टिंग मटेरियल से पूछा जा रहा है, तो इसलिए आप इसको जरूर पढ़ के जाएं। ठीक है, 11 क्वेश्चन यहाँ पर कि अरब सागर में स्थित द्वीप समूह को किस नाम से जानते हैं। तो अरब सागर में आपके लक्षद्वीप है। अब बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, चलिए, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह है अंडमान निकोबार है। क्वेश्चन 13 है कि भारत को यमोत्तर देशांतर रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। तो ये मिर्जापुर आपको है। ठीक है, मिर्जापुर कहीं नहीं मिले तो प्रयागराज मिले या नहीं मिले तो भी आप टिक कर देना। ठीक है, 14 क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की सीमा से जुड़े किसी एक स्थान एक राज्य का नाम बताइए। यानी कि जो राज्य बांग्लादेश की सीमा से जुड़ता है वो आपकी क्या है? असम है। ठीक है, असम हो गया, मेघालय हो गया आपका। ठीक है, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। तो ये सारे आपके बांग्लादेश से हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखेंगे कि स्वेज नहर भारत और यूरोप के बीच क्या दूरी 7,000 किलोमीटर में हो जाती है। ठीक है, इतनी कम करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश है। तो ये आपके म्यांमार है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 17 की निम्न में से कौन सा राज्य है जिसकी न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और न ही तटीय सीमा है। इनमें से कौन सा है? मध्य प्रदेश है। ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश नाम ये बीच में है तो किसी भी देश से जुड़ता नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो ये गुजरात है। ठीक है, इसको भी देखेंगे, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात आपका है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। तो ये आपकी त्रिपुरा है। ठीक है, तो ये भारत का मैप देख लीजिए बच्चों। ठीक है, ये भारत का मैप देख के जाए, इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा आपका। हो सकता है कि पूर्व से पश्चिम की तक दूरी या उत्तर से दक्षिण तक लंबाई पूछ दे की। ठीक है, ये अगले चैप्टर के क्वेश्चन है प्यारे बच्चों यहाँ पर कि हिमालय के रूप में जो ऊपर उठने के कारण किस समुद्र की समाप्ति हुई। यानी कि जहाँ पर हिमालय पर्वत आ जाए वहाँ पर कौन सा समुद्र था यानी सागर था। तो वो वहाँ पर टेथिस सागर था। यानी कि ऑप्शन
सी, ग सही है आपका, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। देखिए भारत में पूछ रहा है, यानी कि भारत में स्थित, ठीक है, भारत में जो स्थित है वो आपके कंचनजंगा यहाँ पर है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि क्या सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जिनसे उत्तर की विशाल मैदान का निर्माण हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुरानी तथा नई जलोढ़ मृदा क्रम था। देखिए जो बांगर या भांगर होता है ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, और जो खादर होती है ये नई जलोढ़ मिट्टी है। ये क्या है? जलोढ़ मिट्टी के प्रकार है दोनों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 5 है कि प्रायद्वीपीय पठार क्या है? इसको दो भागों में बांटा गया है, मध्य उच्च भूमि, दक्कन का पठार, ठीक है, ये भी आप जानेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दे रखा है कि भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल से निर्मित है? तो कौन सा प्रवाल से निर्मित है? ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन क सही है, ए है, यानी कि लक्षद्वीप है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है, इसको भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका दे रखा है यहाँ पर कि भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाली पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बच्चों पूर्वांचल कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब दोआब क्या होता है? दोआब किसे कहते हैं? तो दो नदियों के बीच की भूमि जो होती है उसे कहते हैं दोआब, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है बच्चों? तो ये आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। आगे क्या है? बरकान क्या है? यानी कि बरकान किसे कहते हैं? तो बरकान किसे कहते हैं? तो ये आपके मरुस्थल भागों में अर्ध चंद्राकार एक बालू के जो टीले होते हैं उसे कहते हैं बरकान कहते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा, वीडियो को लाइक कर दो बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मरुस्थलीय क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये लूनी नदी है। ये भी देखिए एग्जाम में पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन, ठीक है, इसको भी जानेंगे आप। अगला कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये अंडमान व निकोबार बैरन द्वीप है। ये कहाँ पर? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर है, तो इसको भी आप जानेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए दिया है, क्या है कि परिभाषा दी है, आपको बताना कि किसकी है। नदियाँ पर्वतों से जब नीचे उतरती इस समय शिवालय की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी पर गुटिका का निक्षेपण करती है, जहां सभी सरिताएं इस पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी को क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। अगर भाबर से परिभाषा पूछे तो ये भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या है कि भाबर के दक्षिण में सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल जाती हैं तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं। तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं तराई। तो ये भी आप जानेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों कभी कभी आपको झीलों के उपयोग के बारे में भी पूछ सकता है। तो जल विद्युत का निर्माण करना, बाढ़ रोकना, नमक बनाना, ठीक है, सिंचाई में सहायक, नदी बहाव को सुचारू रूप से करना, जलवायु को सामान्य बनाना, पर्यटन को बढ़ावा देना, ये भी जानेंगे। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा कि परिभाषा दिया है कि पर्वत या उच्च भूमि जो पड़ोसी अपवाह द्रोणी को एक दूसरे से अलग करती उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जल विभाजक कहते हैं, ठीक है। दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं? तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जो दक्षिण गंगा किसको कहते हैं? ये गोदावरी नदी को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी यानी कि ख जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दे रखा है कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है और ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो ये नर्मदा है और ताप्ती। नर्मदा ताप्ती दोनों में से कोई भी हो सकता है बच्चों। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 अगला है कि धुआंधार प्रपात किस नदी के द्वारा बनाया गया? तो ये भी किसके है? नर्मदा नदी पर ही है, ठीक है। सारे के सारे जो क्वेश्चन आपके सपोर्टिंग मटेरियल से है, पूरा कंप्लीट सपोर्टिंग मटेरियल की जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन है वहाँ से उठाया गया है बच्चों। क्वेश्चन 5 है कि सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो कौन सी है? वो आपके वुलर झील है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये आपको बताना है। ये आपकी क्या है? सांभर झील है जो राजस्थान राज्य में है, ठीक है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है कि खारे पानी की झील जो समुद्र के बालू अवरोधों जीवाओं के कारण बनती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं लैगून झील कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए लैगून, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा आपका लैगून हो जाएगा, ठीक है, लैगून। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 8 है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बिहार का शोक जो कहते हैं वो कोसी नदी को कहते हैं। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 9 है
कि हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदी का नाम बताइए। जो हिमालय से निकलने वाली जो नदी प्रमुख है, इनमें से वो नदी का नाम आपको बताना। तो गंगा, हिमालय से की गंगा है, ठीक है, सिंधु है आपके, फिर बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है ये ये माउंट सरोवर झील है आपके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि किस स्थान पर गंगा पर्वतीय भाग से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। देखिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि गंगा नदी जो पर्वत से छोड़कर मैदान भाग में जो प्रवेश करती है उस मैदान का नाम पूछ रहा, तो वो आपके हरिद्वार है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर पूछा जा रहा है आपसे कि प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली गंगा की जो सहायक नदी कौन कौन सी है। चंबल है, बेतवा है, सोन नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से भारत में प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो बहते बहते अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, फिर असम में आती है, ठीक है। तो ऑप्शन है यहाँ पर ए सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ये अगला चैप्टर का क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। तो अक्षांश है, ऊंचाई है, पवन एवं दाब है, उच्चावच महासागरीय धाराएं हैं, समुद्र से दूरी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को चलते हैं बच्चे सीधे सीधे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विश्व में सबसे अधिक जो वर्षा कहाँ पर होती है। तो ये आपकी कहाँ पर होती है, मासीराम में होता है, मेघालय राज्य में है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि गर्मी के मौसम में उत्तरी मैदान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क पवन को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं लू कहते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है बच्चों कि भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, ये द्रास आपका है, लद्दाख में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है कि पश्चिम बंगाल में तीव्र हवाओं के साथ होने वाली मूसलाधार वर्षा जो आम तबाही का कारण बनती है क्या कहलाती है। इसे काल बैसाखी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इसको भी ध्यान देंगे आप, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कर रहा है कि निम्न में से किस प्रदेश में दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो आपको ये बताना कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसके दिन और रात में कोई फर्क नहीं, ज़्यादा अंतर नहीं होता। तो ये केरल राज्य है, क्योंकि ये तटीय राज्य है, समुद्र के किनारे, ठीक है। जो समुद्र किनारे की जो राज्य होते हैं उनके तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है कि भारत में मानसून का आगमन कब होता है। तो भारत में मानसून का आगमन कब होता है आपको बताना है। जून के प्रारंभ में होता है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर। 7 क्वेश्चन आपका है कि भारत में शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर बहने वाली पवन को क्या कहते हैं, ठीक है। शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर जो बहने वाली पवन है उसको क्या कहते हैं आपको बताना है। तो ये है कि उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन है, तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में यानी कौन कौन सी ऋतुएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि आम्र वृष्टि किसे कहते हैं। देखिए ये भी कभी कभी पूछ देता है कि आम्र वृष्टि किसे कहते हैं। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर में पूछा जाए, 3 नंबर में। तो आम्र वृष्टि किसे कहते हैं, केरल और कर्नाटक में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा, यानी कि मानसून पूर्व के पहले की जो वर्षा होती है जो आम की फसल पकने में सहायक होती है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं आम्र वृष्टि कहते हैं, ठीक है। ये भी आप जानेंगे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका यहाँ पर कि नीचे देखिए लक्षणों के आधार पर भारत की इस प्रमुख ऋतु का आपको नाम बताना है, ठीक है। कौन सी है, लक्षण देखने के बाद आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर पूछा जाएगा तो इसमें लौटता हुआ जो मानसून है शरद ऋतु होती है, लेकिन थोड़ा सा ये क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ बच्चों, इसलिए हम आगे देखते हैं, ठीक है। अगले चैप्टर का क्वेश्चन यहाँ पर कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जो पाए जाने वाले दो वृक्ष हैं उनके नाम आपको पूछा जाएगा कि महोगनी और रबड़, यानी कि जितनी भी प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं सारे आपको करना कि सभी प्राकृतिक वनस्पतियों की जो आपके पेड़ पौधे के नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आगे कि कौन सी वनस्पति व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण आपको बताना है, ठीक है। कौन सी वनस्पति व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण आपको ये बताना है, ठीक है। ये आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है कि एशियाई शेर भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। तो एशियाई शेर भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। तो ये आपके पाए जाते हैं ऑप्शन
बी यानी ख आपके गुजरात में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सिमिलीपाल जैव मंडल नीचे कौन से राज्य में स्थित है, तो आपको बताना है। तो ये आपके कौन से उड़ीसा राज्य में है। ये भी क्वेश्चन आपके मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत में जीव जंतुओं की संख्या कितनी है, तो 90,000 लगभग है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जैव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था, तो ये भारत में जैव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था, तो ये 1972 में किया गया था। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर तटीय प्रदेशों में कौन से वन ज्वार से प्रभावित होते हैं। तटीय प्रदेशों में कौन से वन ज्वार से प्रभावित होते हैं, तो ये मैंग्रोव वन होते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि नीम और तुलसी जो ये औषधि पौधा होता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा था कई बार, इसको भी जानेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, लगभग क्या 47,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति क्या है, देखो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है बच्चों कि एक व्यक्ति एक ऐसे वन में गया जहां दोपहर में भी अंधेरा है, तो यह कौन सा वन है, तो यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यानी कि वर्षा वन होता है, क्योंकि वो पेड़ काफी घने घने होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक सिंग वाला गैंडा किस राज्य में पाया जाता है, तो ये आपके असम राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क है वहां पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन से वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन फैले हुए हैं। ठीक है, अब यह कथन है कि वाक्य को सही करके लिखना है। ठीक है, यानी इसमें वाक्य में क्या दिया कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो जो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं ये होते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, यहाँ पर पर्णपाती नहीं होगा, या तो आपको सही करना है तो ये लिखिए कि उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन होते हैं ये 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक बीच में इनकी वर्षा होती है। ठीक है, ये आपका 200 से जो अधिक वाला हो जाएगा ये आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ पर अगले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक देखो परिभाषा दिया है कि एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं बच्चों जनगणना। तो जनगणना 10 वर्ष में होती है, 10 साल में। जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुई थी। कंप्लीट जनगणना जो हुई थी 1881 में हुई थी। ठीक है, ये भी जानेंगे आप। चलिए सेकेंड क्वेश्चन आपका है कि विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है, तो विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला जो देश है आपका चीन है। ठीक है, क्योंकि जनगणना अभी भारत की नहीं हुई है, 2021 में होनी थी लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाई। ठीक है, चलिए अब आगे है कि वर्तमान में भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 है कि विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, ये आपका भारत है। ठीक है, इसको भी आप जानेंगे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंग अनुपात है वो कितना है, तो वो 943 है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, आपका सिक्किम है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, इसको भी जानेंगे आप। चलिए अगला यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ पर है कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 8 है कि भारत की जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितना प्रतिशत है, तो भारत की जनसंख्या में जो नगरीय जनसंख्या कितना प्रतिशत है, ये 31.16 है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर बच्चों है कि जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, तो देखिए जनसंख्या वृद्धि का जो मुख्य कारण इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो क्वेश्चन आपके जन्म दर में बढ़ोतरी भी होती है और मृत्यु दर में गिरावट, जब दोनों होगा तभी तो जनसंख्या वृद्धि होता है बच्चों, यानी कि ऑप्शन आपकी ये सही हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त दोनों। देखिए बच्चों यहाँ से हम पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि किसी अलोकतांत्रिक देश का कोई एक लक्ष्य लिखिए कि लोकतांत्रिक देश तो जैसे जिसमें जनता के द्वारा सरकार बनाई जाती है, तो ये अलोकतांत्रिक देश है, तो कोई एक लक्षण हो सकता है कि चुनाव आयोग यहाँ पर क्या स्वतंत्र नहीं होती है। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। सेकंड क्वेश्चन कि उस नेता का नाम लिखिए जिसने जर्मनी में तानाशाही सरकार की स्थापना की थी, तो हिटलर है, बहुत आपने सुना होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि किसी एक ऐसे देश का नाम बताइए जो अलोकतांत्रिक देश है, तो चीन है, कोई बहुत भी देश है, जो भी मर्जी आप लिख सकते हैं जो आपको पता है। अब्राहम लिंकन की परिभाषा आपको बताना है,
तो आप सभी को पता है कि अब्राहम लिंकन की एक फेमस परिभाषा है, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को ये क्या है, लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा ही शासन है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आपको बच्चों यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है आपका कि निम्नलिखित में से किस ने अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की थी। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये कौन था, जनरल परवेज मुशर्रफ के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है। तो लोकतंत्र में जो अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जो किसके पास होती है, जनता के पास, यानी कि जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं उनके पास। जनता भी ले सकते हैं कुछ भी। चलिए 7 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में केवल शासक दल ही चुनाव लड़ सकता है। तो यह किसके में है, चीन के पास। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों यहाँ पे कि सऊदी अरब में समाज के किस वर्ग को वोट डालने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये आपका इसमें दे रखा है, कौन सा है, महिलाओं को नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जैसे लोकतांत्रिक कार्य है, निम्न में से कौन सा लोकतांत्रिक कार्य है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका, समानता का अधिकार, निष्पक्ष चुनाव, यानी कि सारे है। इसमें तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10 है कि निम्नलिखित का मिलान आपको करना है। ठीक है, निम्नलिखित का मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान क्या करना है आपको, इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो फिजी है, तो आपको मिलान जब करना है यहाँ पर, तो फिजी क्या मिलान करेंगे, तो फिजी आपके क्या है, मूल निवासियों के वोट का वैल्यू अधिक था। ठीक है, अब नेपाल में आपको मिलान करेंगे कि राजा ने अपने अधिकार, यानी कि राजा ने अपने अधिकार छोड़ने पर सहमति दी, ये आपको नेपाल से मिलान करेंगे। चीन का कैसे मिलान करेंगे, तो चीन का मिलान करने के लिए इसमें आपको मिलान करना है, जब चीन का मिलान करेंगे तो चीन का इसमें आ जाएगा, यानी कि ग का हो जाएगा आपको किससे, ग का हो जाएगा इससे, राष्ट्रीय जनसंसद। ठीक है, अब फिर चीले का जब मिलान करेंगे तो चीले का मिलान किससे होगा, सैनिक तक, ये सैनिक तानाशाही की समाप्ति दूसरे से करेंगे। ठीक है, सैनिक तानाशाही की समाप्ति करेंगे। और सीरिया की जब बात होती है तो सीरिया क्या है, सीरिया इसमें बाथ पार्टी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है रिक्त स्थान की। ठीक है ना, कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से क्या है, बेहतर होता है, बढ़िया माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बच्चों यहाँ पे अगले चैप्टर में चलते हैं कि नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या है, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये भी देखिए मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो हो सकता है कि इसमें से जो और सारे क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका है कि नेल्सन मंडेला कितने वर्ष तक जेल में रहे, 28 वर्ष तक रहे बच्चों, ये भी देखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा कब लहराया गया था, तो ये 26 अप्रैल 1994 को लहराया गया था। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में किस नेता ने नस्ली, यहाँ पर नस्ली कर लीजिए, नस्ली भेदभाव का विरोध किया था, नेल्सन मंडेला ने किया था। ठीक है, चलिए अगला 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन को आप यहाँ से देखेंगे कि रंग भेद की नीति से क्या तात्पर्य है, तो रंग भेद की नीति से तात्पर्य यहाँ पर है कि नस्ली भेदभाव। ठीक है, काले गोरे का भेद, ऑप्शन ग सही हो गया। क्वेश्चन अगला है कि 1948 से 1994 तक रंग भेद की नीति किस देश में चली थी, तो ये दक्षिण क्या अफ्रीका में चलाई गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस पार्टी ने दक्षिण अफ्रीका में आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तो किस पार्टी ने दक्षिण अफ्रीका में आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, तो ये अब क्या अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। ठीक है, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ने लड़ी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस औपनिवेशिक कानून से भारतीय संविधान ने बहुत से धाराओं को अपनाया था, तो ये ऑप्शन बी है 1935 का भारत शासन यानी भारत सरकार अधिनियम यानी कानून। ठीक है, चलिए अब अगला आपको के मिलान करना था। ठीक है, कि भारतीय संविधान के जो है भारतीय संविधान निर्माण में निम्नलिखित नेताओं और उनकी भूमिका का मिलान करना था आपको। तो ठीक है, यहाँ पर मिलान करना था। तो श्री मोतीलाल नेहरू के बारे में क्या है, इन्होंने 1900
1928 में भारत का संविधान इन्होंने दिया था, नेहरू रिपोर्ट पेश किया था, सॉरी 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट पेश किया था एक बार इन्होंने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है ये क्या है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी कि तीसरा सही हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ पर ये अध्यक्ष थे, संविधान सभा के। श्रीमती सरोजनी नायडू ये सदस्य थी संविधान सभा की, ठीक है। इस तरह मिलान कर लेंगे आप। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें रिक्त स्थानों को फिल करना है। तो भारतीय संविधान क्या है, 26 नवंबर 1949 को क्या है तैयार, यानी कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। बी में क्या बना था कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। सी में कि भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कुल 299 सदस्य थे। अगला है कि महात्मा गांधी ने 1931 में संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में, यानी कि एक पत्रिका लिखा यंग इंडिया, यानी कि महात्मा गांधी ने जो पत्रिका लिखा उसका नाम था यंग इंडिया, ठीक है। अब अगले चैप्टर थे क्वेश्चन यहाँ पर कि निर्वाचन क्षेत्र या सीट किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है कि चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र या सीट कहते हैं, ठीक है। यानी कि चुनाव के दृष्टिकोण से देश के अनेक क्षेत्रों में बांट दिया जाता है देश को, जिसे निर्वाचन क्षेत्र या सीट कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों यहाँ पर कि इस समय लोकसभा के चुनाव के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र है, 543 है बच्चों, ठीक है। अगला है कि मतदाता सूची या वोटर लिस्ट किसे कहते हैं। तो मतदान की योग्यता रखने वाले लोगों की सूची होती है, जिसको मतदाता सूची कहते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि मध्यावधि चुनाव से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, निश्चित समय से पूर्व लोकसभा के भंग होने पर पूरे देश में होने वाला जो चुनाव होता है उसे मध्यावधि चुनाव कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 5 है कि क्षेत्रफल के अनुसार देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा, आपको बताना है, ठीक है। यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार देश का सबसे बड़ा जो आपका है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र वो कौन सा आपको बताना, तो ये आपका लद्दाख है, ठीक है। चलिए अगला है कि क्षेत्रफल के अनुसार देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो ये आपको बताना है, ये आपका चांदनी चौक है, ठीक है। क्वेश्चन 7 है कि सरकारी अधिकारी चुनाव में किस के आदेश का पालन करते हैं, तो ये चुनाव आयोग का करते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, ये 84 है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, ये 47 है, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए 84, अनुसूचित जनजाति के लिए 47, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा है। कुछ रिक्त स्थान को फिल करना है, यानी गरीबी हटाओ का नारा अगर किसने दिया था, इंदिरा गांधी ने दिया था, ठीक है। लोकतंत्र बचाओ का नारा जनता पार्टी का ये है। चौधरी देवीलाल ने लोकदल नामक पार्टी की स्थापना किया था। भारत में आम चुनाव 5 साल के बाद किया जाता है। भारत में मतदान के लिए मतदाता की आयु 18 वर्ष होती है, ठीक है। यानी इन दोनों क्वेश्चनों को जरूर पढ़ के जाए, तीनों को इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों अगले चैप्टर में चलते हैं। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि भारत में संसद किसे कहते हैं। देखिए संसद क्या है, कानून बनाने की सबसे उच्च संस्था है, ठीक है। परिभाषा में लिख सकते हैं कि भारत में निर्वाचित सदस्यों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहते हैं, संसद कहते हैं, ठीक है। इसको भी आप लिखेंगे, ठीक है बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है कि राज्य स्तर पर विधायिका को क्या कहते हैं। तो राज्य स्तर पर जो विधायिका उसको हम कहते हैं विधानसभा, ये भी नोट करेंगे आप, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रकार हटाया जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश है उसको किस प्रकार से हटाया जा सकता है, आपको ये जानना है। तो यहाँ पर किस प्रकार से कि दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से क्या है, जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तब हटाया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन 4 है कि गठबंधन सरकार क्या होती है। तो 2 या 2 से अधिक जो पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं, ठीक है। चलिए राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो ये 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर है कि भारतीय नेताओं का मुख्य कमांडर कौन होता है। भारतीय नेताओं का मुख्य कमांडर राष्ट्रपति होता है, ठीक है बच्चों। सर्वोच्च सेना का सेनाध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं कि राष्ट्रपति मंत्रियों को किसकी सिफारिश पर
नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति जो मंत्रियों को किसकी सिफारिश पर नियुक्त करता है, तो ये करते हैं प्रधानमंत्री के, ठीक है। यानी कि ऑप्शन आपके ग सही हो जाएगा यहाँ पर, प्रधानमंत्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। देश के वर्तमान संविधान में संशोधन कौन करता है, तो देश के वर्तमान संविधान में जो संशोधन कौन करता है, संसद के द्वारा की जाती है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर रिक्त स्थानों को फिल करना है, आप इसको देखेंगे अच्छे से। चलिए, तो यहाँ पर फिल किया गया है कि भारतीय संसद के निम्न सदन या लोअर सदन, इसको लोकसभा कहते हैं। भारतीय संसद के उच्च सदन, अपर सदन, ठीक है, अस्थाई सदन राज्यसभा कहते हैं इसको बच्चों, ठीक है। भारतीय संसद के निम्न सदन यानी कि लोकसभा की वर्तमान सीट कितनी है, 543 है बच्चों। भारतीय संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा की वर्तमान सीट कितनी है, यानी कि 245, यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। 245, कहीं अगर अधिकतम पूछ दे तो 250, लेकिन यहाँ पर आपको 245 अगर मिलेगा वर्तमान, तो 245 करके आना बच्चों, ठीक है। चलिए, 11 की राष्ट्रीय राष्ट्राध्यक्ष होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है, उसके सारे कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है बच्चों। अगला है कि लोकतंत्र में निर्णय यानी कि कानून बनाता है विधायिका बनाती है, कानूनों का पालन कार्यपालिका कराती है और न्यायपालिका क्या है, दंड देती है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों आपसे कि अधिकार शब्द का क्या अर्थ है। अधिकार का मतलब होता है कि अधिकार क्या करता है ना, कि अधिकार लोगों के एक तार्किक दावे होते हैं जिनको क्या समाज से स्वीकृति मिलती है और अदालत मान्यता देती है, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि सरकार क्या है, किसी एक धर्म को प्रमुख नहीं मानेगी, सरकार की नज़र में सभी धर्म एक समान है, ठीक है बच्चों। समानता के अधिकार का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ जब भेदभाव ना करें तो उसे हम कहते हैं समानता का अधिकार, यानी कि कानून के नज़र में भी समानता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार से क्या अभिप्राय है। तो शिक्षा के अधिकार से अभिप्राय का मतलब यहाँ पर यह है बच्चों कि 6 से यानी कि 6 से जो आपके हैं ना, 6 से जो 14 साल के जो बच्चे होते हैं, प्यारे बच्चों शिक्षा का अधिकार का मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि 6 से आपके लेकर 6 से जो 14 साल के तक के जो बच्चे होते हैं इनको क्या मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ठीक है, ये सरकार का उत्तरदायित्व होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है। तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की जो रक्षा है यह न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सूचना का अधिकार क्या है। तो सूचना का अधिकार यहाँ पर क्या है बच्चों, आपको बताना है। तो सूचना का अधिकार ये होता है कि सरकारी दफ्तरों से सूचना पाने का अधिकार, यानी कि सरकारी दफ्तर से कोई भी सूचना अगर पाना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वह कौन सा देश है जहां अगर कोई व्यक्ति या उस पर आश्रित व्यक्ति अपने आप को पाल नहीं सकता तो सरकार उसको आर्थिक सहायता देगी। तो ये कौन सा है, ये डेनमार्क है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों अब यहाँ से हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इसको भी देखेंगे कि पालमपुर गांव के लोगों की मुख्य आर्थिक क्रिया क्या है। तो ये कृषि है। प्यारे बच्चों वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई क्योंकि पूरे बुक को कंप्लीट करना था, 4 किताबें हैं, ठीक है। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना, आपको वीडियो को पूरा देखना है। सेकेंड क्वेश्चन है कि उत्पादन की प्रथम आवश्यकता क्या है। तो उत्पादन की प्रथम आवश्यकता भूमि है, क्योंकि जब तक भूमि नहीं होगी तो उत्पादन कैसे होगा। आवश्यकता तो सारी है लेकिन प्रथम आवश्यकता पूछा है, ठीक है, सबसे जरूरी। तीसरा यहाँ पर है कि पालमपुर के कृषक तीसरी फसल के रूप में कौन सी फसल क्या है बोते हैं। तो ये आपके आलू है, ठीक है। क्वेश्चन 4 यहाँ पर है कि आधुनिक कृषि में कौन से बीजों का यूज किया जाता है। तो HYV प्रकार के जो बीज है इसका यूज करते हैं, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन यहाँ पर 5 है कि एक साल में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उगाने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ देता है, इसको भी जरूर याद रखेंगे बच्चों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या कह रहा है कि कृषि के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग भारत के किन दो राज्यों में किया गया? तो ये आपके दो राज्य आपके पंजाब हैं और हरियाणा है। तो ये आपको नोट करेंगे, ये वो दो राज्य आपके पंजाब हैं और क्या है, हरियाणा है बच्चों। ठीक है, इसको लिखेंगे पंजाब और हरियाणा। ठीक है, पंजाब और हरियाणा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि छोटे किसान खेती के लिए आवश्यक पूंजी का प्रबंधन किस प्रकार करते हैं? तो ये करते हैं कि बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से आवश्यक पूंजी लेते हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है कि पालमपुर में लगभग कितने प्रतिशत लोग क्या है, गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हैं? तो लगभग कितने हैं, 25% लोग हैं। ठीक है, यानी कि लगभग 25% लोग क्या है, गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर है कि भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? तो भूमि मापने की जो मानक इकाई है वो आपकी क्या है, 1 हेक्टेयर, जो 100 सेंटीमीटर वाला भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है कि अधिशेष कृषि उत्पादों का किसान क्या करते हैं? तो जो ज़्यादा बच जाता है उसको क्या करते हैं कि बाजारों में बेच देते हैं। ठीक है, अब ये अगले चैप्टर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों यहाँ पर कि सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए चलाया जाता है? तो ये जो चलाया जाता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए चलाया जाता है। ठीक है, और यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ख वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि शिक्षित बेरोजगार कौन है? यानी कि शिक्षित बेरोजगार कौन आपको बताना है। तो वह व्यक्ति जिसके पास डिग्री है लेकिन रोजगार नहीं, यानी कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति बेरोजगार है वो शिक्षित बेरोजगार कहलाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में संपन्न की जाने वाली क्रियाएं कौन कौन सी हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र में जो क्रिया होती है, कृषि है, वानिकी है, पशुपालन है, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में की जाने वाली क्रियाएं हैं। ठीक है, जापान क्या है, मानव संसाधन में अधिक निवेश करता है। ठीक है, 5वां है जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर और जीवन प्रत्याशा कारकों पर क्या निर्भर करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 क्या कर रहा है कि प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने में राज्य और स्थानीय सरकारों ने कौन सा महत्वपूर्ण कदम उठाया है? तो वो उठाया है सर्व शिक्षा अभियान। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सर्व शिक्षा अभियान। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई एक योजना बताइए। तो ये इस योजना का नाम क्या है? सेतु पाठ्यक्रम या स्कूल लौटो शिविर योजना है। ठीक है, क्वेश्चन 8 आपका यहाँ पर है मिड डे मील या दोपहर का भोजन योजना का लक्ष्य क्या है? ठीक है, इसका योजना का लक्ष्य है कि विद्यालय में जो बच्चों की संख्या बढ़ती रहे, ठीक है, और उनके पोषण में भी सुधार होते रहे। ठीक है, 9वां है गैर बाजार क्रियाकलाप क्या है? तो गैर बाजार क्रियाकलाप होता है कि स्वयं के उपयोग के लिए अगर उत्पादन किया जाता है, अपने यूज के लिए सामान बनाते हैं, उत्पादन किया जा रहा है, तो वो क्या है? गैर बाजार क्रिया हो गई। ठीक है, अगला है जीएनपी का अर्थ क्या है? अर्थ सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। ठीक है बच्चों, अगला है कि निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया सेवा क्षेत्र क्रिया नहीं है? ठीक है, सेवा क्षेत्र क्रिया नहीं पूछा आपसे, ये आपको बताना है। तो ये आपका क्या है? कृषि हो गया। ठीक है, कृषि क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। बाकी ये तीनों जो आपके हैं ये तीनों सेवा क्षेत्र में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आपको करना है कि 12 क्वेश्चन को वाक्य को सही करके लिखना है, यानी कि भारत में कर्नाटक राज्य की सर्वाधिक साक्षरता दर है। ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर कर्नाटक नहीं करके आपको क्या करना है? केरल सही करना है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लेंगे केरल, यानी केरल की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर ये लिख लेंगे। आगे क्या है? क्वेश्चन 13 है शिक्षित बेरोजगारी मुख्यतः कहाँ है? तो शिक्षित बेरोजगारी मुख्यतः कहाँ पर? ये शहरों में ही, गाँव में तो है कि नहीं, शहर में। चलिए आगे चलते हैं। अभी अगले चैप्टर में चलते हैं बच्चों। इस चैप्टर में है कि निर्धनता से क्या अभिप्राय? निर्धनता किसे कहते हैं? तो यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन ए सही है कि यानी कि जीवन की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में स्वीकृत कैलोरी की आवश्यकता कितनी है? देखिए ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है अक्सर बार। ठीक है, तो ये कितना है? ऑप्शन डी, यानी कि
ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी की जरूरत पड़ती है। ठीक है। क्वेश्चन 3 है कि विश्व बैंक ने निर्धनता रेखा के लिए कौन सा मानक प्रयोग किया है। ठीक है, तो वह प्रयोग किया है आपके कौन सा इसमें, ठीक है, यानी ऑप्शन ए कि प्रतिदिन $1.90 से कम पाने वाले लोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत में कौन सा वर्ग निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित अपने आप को महसूस करता है। तो ये आपके क्या है, अनुसूचित जाति भी है और अनुसूचित जनजाति भी है। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 5 है कि भारत में कौन से 2 राज्य सर्वाधिक निर्धन है। तो वो आपके बिहार और उड़ीसा है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर करा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 करा है कि पंजाब और हरियाणा में निर्धनता में कमी आने का मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब और हरियाणा जैसे जो राज्य हैं, ये कृषि वृद्धि दर यानी कि इनकी जो कृषि वृद्धि दर है ये उच्च है, जिसके कारण क्या है, इनकी निर्धनता में कमी आई है। ठीक है। अगला है अमेरिका में वह व्यक्ति गरीब है जिसके पास क्या नहीं है, कार नहीं है। ठीक है। निर्धनता रेखा का जो आकलन है हर 5 साल के बाद किया जाता है। ठीक है। अगला है कि किसी रोजगार योजना में ग्रामीण परिवार को 100 दिन के लिए सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान किया गया है। तो ये क्या है, मनरेगा। ठीक है, इसका नाम मनरेगा क्यों है, क्योंकि इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, इसको मनरेगा शॉर्ट में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर है कि ग्रामीण और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं हेतु स्वरोजगार किस योजना का लक्ष्य है। ठीक है, आपको ये बताना है। तो इसका नाम है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ठीक है। आगे क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन 11 की नगरीय क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कैलोरी आवश्यकता क्यों है, यानी कि आवश्यकता अधिक क्यों, यानी कि जो नगर में रहने वाले हैं इनको क्या है, नगरीय क्षेत्रों की अपेक्षा जो गांव में रहने वाले लोग हैं इनको ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्योंकि देखिए ग्रामीण क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं वो अधिक शारीरिक श्रम करते हैं, कार्य करते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा कैलोरी की जरूरत पड़ती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस संस्था के द्वारा किया जाता है। ये भी एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछता है, तो वो है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निर्धनता का ऐतिहासिक कारण क्या है। तो ये है कि भाई ब्रिटिश काल के दौरान क्या है कि निम्न आर्थिक विकास था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा निर्धनता का कारण नहीं है। निर्धनता का कारण नहीं है ये आपको बताना है। तो ये जब आर्थिक समृद्धि रहेगी तो निर्धन होगा ही नहीं। ठीक है ना। अगला है कि निर्धनता रेखा का निर्धारक होता है। तो ये क्या होता है, आय होता है, उपभोग दोनों, आय उपभोग दोनों होता है। इसलिए अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। ठीक है। निम्नलिखित में कौन एक असुरक्षित समूह है। निम्नलिखित में कौन एक असुरक्षित समूह है। तो ये जो असुरक्षित समूह है वो आपका ऑप्शन बी यानी कि ग्रामीण कृषि मजदूर परिवार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा निर्धनता उन्मूलन की रणनीति है। ठीक है, तो ये आपके आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन, लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 18 यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की विशेषता है, आपको ये बताना है। तो इस विशेषता में क्या है कि कम से कम 100 दिनों का प्रतिवर्ष रोजगार मिले, ये भी सत्य है। रोजगार न मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता भी मिलता है, ये भी सत्य है। 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है, ये भी सत्य है। यानी देखा जाए तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। अब अगले चैप्टर लास्ट चैप्टर को देखते हैं। इसमें क्या करा है कि खाद्य सुरक्षा से क्या अभिप्राय है। तो खाद्य सुरक्षा का मतलब होता है कि खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय ये होता है कि सभी लोगों के लिए क्या है, सदैव भोजन उपलब्ध हो सके और वो पहुँच हो सके और उसे वो प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य भी हो। ठीक है। अगला है कि भारत में सबसे भयानक अकाल कब और कहाँ पड़ा था। तो भारत में सबसे जो भयानक अकाल जो पड़ा था ये 1943 में बंगाल में पड़ा था। ठीक है, इसमें 30 लाख से ज़्यादा लोग मर गए थे लगभग। तो तीसरा क्वेश्चन है कि सर्वाधिक खाद्य असुरक्षित 2 राज्यों के नाम आपको बताना कि कौन कौन देते हैं। तो बहुत सारे हैं, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा, कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है
कि भूखमरी के आपको प्रकार बताना है। ठीक है, भूखमरी के प्रकार बताना है कौन कौन से हैं। तो 2 प्रकार हैं, दीर्घकालिक और मौसमी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि भारत में खाद्य सुरक्षा के 2 घटक कौन कौन से हैं आपको बताना है। तो बफर स्टॉक भी है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी है। यानी कि देखा जाए तो ये आपके ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी कि दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत किस दशक में हुई थी। ठीक है, तो ये 1940 में हुई थी। 7वां है, निर्गम मूल्य का अर्थ है खाद्यान्नों का बाजार कीमत से कम होना। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त, ठीक है, अधिप्राप्त यानी कि क्या होता है अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का क्या करता है भंडार है। ठीक है, आगे है निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों को क्या है बीपीएल कार्ड दिया जाता है। ठीक है, जिसको अंत्योदय कहते हैं। आगे है कि आपदा के समय खाद्य आपूर्ति क्या होती है प्रभावित होती है या बाधित होती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमने सामाजिक विज्ञान के पूरे चारों किताबों के जो यानी कि 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन है सारे कंप्लीट कर लिया है पूरे आपके सपोर्टिंग मटेरियल से। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आगे हो सकता है कि अभी आपके लिए हम कुछ और भी मटेरियल तैयार करेंगे। ठीक है, तो आप देखते रहना, कुछ मैप के भी क्वेश्चन आपको लाएंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक, कारण कथन वाले क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। ठीक है बच्चों, हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ये सारे 2 टाइप के जो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार बच्चों।